नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। क्या होती है सॉफ्ट लैंडिंग? चांद पर उतरने के बाद क्या करेगा चंद्रयान? दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। चंडीगढ़ और अंबाला में बारिश का रेड अलर्ट। चंद्रयान 3 के लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू। भारत से लेकर अमेरिका तक मंदिरों में हो रही पूजा अर्चना। भारत बनेगा दुनिया के विकास का इंजन। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने गिनवाई देश की 8 बड़ी उपलब्धियां। 2024 में कौन होगा टीम इंडिया से पीएम पद का उम्मीदवार? कांग्रेस के इस बड़े नेताओं ने बताया। नूह में 28 अगस्त को फिर से जलाभिषेक यात्रा शुरू करेगी बीएचपी। आवेदन पर प्रशासन ने लिया फैसला। सिर्फ उन्हें वोट दे जो बिहार में शराब पे बैन हटाएं। जीतनराम मांझी ने लोगों से की अपील। टिकट नहीं मिला तो हाथ जोड़कर जमीन पर लेटकर रोने लगे बीआरएस नेता, वीडियो हुआ वायरल। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। क्या होती है सॉफ्ट लैंडिंग? चांद पर उतरने के बाद क्या करेगा चंद्रयान? चंद्रयान के सफल लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3। आज चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखेगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का विक्रम रोवर का प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अगर सफल लैंडिंग होती है तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग कई मायने में खास है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई खास रहस्य छुपे हुए हैं जिसकी जिज्ञासा हर किसी के मन में है। सॉफ्ट लैंडिंग वो जगह है जहां अंतरिक्ष यान नियंत्रित तरीके से नीचे उतरता है। इसके बाद यान की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंतरिक्ष यान लगभग 0 गति से सतह की ओर छूता है। इसके विपरीत हार्ड लैंडिंग एक क्रैश लैंडिंग है, जहां अंतरिक्ष यान सतह से टकराते ही नष्ट हो जाता है। 4 साल पहले चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान फेल हो गया था, लेकिन इस बार इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आश्वासन दिया है कि भले ही सब कुछ विफल हो जाए, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होगी। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 1.68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे उतरेगा। जब तक चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा, उसकी गति लगभग 0 किलोमीटर हो जाएगी। आज का टचडाउन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चंद्रयान 3 क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर मुड़ेगा। बता दें कि पिछली बार यहीं पर चंद्रयान 2 को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर और लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। फिर रोवर चंद्रमा की सतह का विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर एक चंद्र दिश तक जीवित रहेंगे, जो पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर है। वे वहां के परिवेश का अध्ययन करेंगे। 14 दिन बाद क्या होगा ये अभी तक पता नहीं। वे एक और चंद्र दिवस तक जीवित हो सकते हैं। इसरो अधिकारियों ने अभी तक इस संभावना से इनकार नहीं किया है। एक चंद्र दिवस वह समय होता है जब सूर्य चंद्रमा पर चमकता है। जब तक सूर्य चमकता रहेगा, सभी प्रणालियां ठीक काम करेंगी। जब सूर्य चंद्रमा में डूबेगा तो अंधेरा हो जाएगा और तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा, जिससे अंतरिक्ष यान के जीवित रहने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर यह जीवित रहा तो यह इसरो की एक और उपलब्धि होगी। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने पहले ही कहा था कि इस बार चूक की कोई संभावना नहीं है, और अगर विक्रम लैंडर के सभी इंजन और सेंसर काम करना बंद कर देते हैं, तब भी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर विफल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इससे इसी तरह डिजाइन किया गया है, बशर्ते कि प्रणोदन प्रणाली अच्छी तरह से काम करे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर 2 इंजन इस बार भी काम नहीं करते हैं, तब भी यह लैंडिंग में सक्षम होगा। यदि सब कुछ विफल हो जाता है तो इसरो 24 अगस्त को दूसरी लैंडिंग का प्रयास करेगा
और एक और प्रयास 14 दिन के बाद किया जा सकता है, जो एक चंद्र दिवस है। अगले दिन चंद्रमा में सूर्य उगता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। चंडीगढ़ और अंबाला में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है। बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। तापमान में गिरावट होने से पिछले कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया था। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ और अंबाला में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले राजधानी तेज धूप और उमस गर्मी से बेहद परेशान थी। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार शाम 5:30 पर सापेक्षिक आर्द्रता 75% दर्ज की गई थी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार शाम से ही आसमान में बादल छाए हुए, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी कि 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक करीब 38.1 डिग्री सेल्सियस बना रहा। दिल्ली में पिछले 4 महीनों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, मगर अगस्त के महीने में सामान्य से 85% बारिश कम हुई है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ अंबाला के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में देर रात से भारी बारिश हो रही है। रोपड़, पटियाला, कुरुक्षेत्र में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भी 23 और 24 अगस्त को विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश का संभावना बताया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट से लोगों से सावधान और सुरक्षित रहने के लिए भी अपील किया है। अनुमान के मुताबिक यहाँ अत्यधिक बारिश भी हो सकती है। इसी तरह मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अनुमान बताया है। यहाँ भी लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं बिहार में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के लिए मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अलर्ट रहने की भी अपील की है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत से लेकर अमेरिका तक के मंदिरों में आरती की जा रही है। दरगाहों में भी दुआएं मांगी जा रही है। आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरकर इतिहास रच देगा, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। अमेरिका और चीन तत्कालीन सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा, जो पानी मिलने की संभावना के कारण काफी दिलचस्प माना जा रहा है। बता दें कि चंद्रयान 2 के विफल होने के बाद मून मिशन चंद्रयान 3 पिछले महीने 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। 17 अगस्त को दोनों मॉड्यूल रोवर और लैंडर के अलग होने से पहले 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चांद की कक्षा की दूरी कम करने की कवायद की गई थी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए दुनिया भर में प्रार्थना गूंज रही है। लोग इसकी सफलता को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना करने लगे, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो विधि विधान अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। ऋषिकेश के परमाशन निकेतन से लेकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तक चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए विशेष अनुष्ठान, प्रार्थनाएं एवं समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। चंद्रयान की सतह पर उतरने के लिए चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मंदिर में जहां पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं दरगाहों में भी दुआएं मांगी जा रही है।
चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए अमेरिका में न्यू जर्सी के मोनरो में ओम श्री साईं बालाजी मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र में प्रार्थना की जा रही। भाजपा नेता मोहन रजा ने कल लखनऊ में हजरत शाह मीना शाह दरगाह पर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं मांगी। बीजेपी नेता की बात करें मोहन रजा ने कहा, देश के सभी लोग चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए इसीलिए काफी उत्साहित है और इसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी इसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और देश के लिए गर्व का क्षण होगा। भारत बनेगा दुनिया के विकास का इंजन। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने गिनवाई देश की 8 उपलब्धियां। पीएम मोदी ने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान समेत अन्य सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि भारत अब लाल फीताशाही को हटाकर लाल कालीन बिछा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द ही 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा और वह आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की वृद्धि का इंजन होगा। उन्होंने कहा कि मिशन मोड के लिए किए गए सुधारों में भारत के कारोबार सुगमता को बेहतर बनाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया। डिजिटल लेन देन के मोर्चों पर भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल करने की असीम संभावना है। आगे कहा कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक साथ मिलकर वैश्विक कल्याण, खास तौर से ग्लोबल साउथ में अहम योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय ब्रिक्स समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे है। भारत जल्द ही 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगा। इसके साथ आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया के विकास का इंजन होगा। डिजिटल लेन देन में यूपीआई ने असीम संभावनाओं के द्वार खोले हैं। देश में आपदाओं और कठिनाइयों को आर्थिक सुधार के अवसर में बदलाव देखने को मिला है। भारत में कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर हुई है। मिशन मोड में सुधार किया गया है। इसके साथ ही भारत अब लाल फीताशाही को हटाकर निवेशकों के लिए लाल कालीन बिछा रहा है। जीएसटी और दिवालियापन संहिता के कारण निवेश का भरोसा बढ़ा है। इसके साथ भारत और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया जैसे क्षेत्रों में वैश्विक विनिर्माण केंद्र का हब बन रहा है। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले समूह ब्रिक्स का यह वर्ष 2019 के बाद पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें सभी नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, जल्द ही भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की वृद्धि का इंजन बनेगा। उन्होंने कहा कि देश ने आपदाओं और कठिनाइयों को आर्थिक सुधार के अवसरों में बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा, हमने पिछले कुछ वर्षों में मिशन के रूप में जिन सुधारों को आगे बढ़ाया है उसने भारत में कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर बनाई है। मोदी ने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान समेत अन्य सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि भारत अब लाल फीताशाही को हटाकर लाल कालीन बिछा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के क्रियान्वयन और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। कारोबारियों को भारत को विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत ने रक्षा एवं अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों को निजी निवेशकों के लिए खोला है और साजो सामान लागत से कमी आने के कारण विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया जैसे क्षेत्रों में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यह जाहिर है कि इससे भारत में नवीनीकरण प्रौद्योगिकी के लिए एक बड़ा बाजार उत्पन्न होगा। मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भारत ने वित्तीय समावेशकों की ओर एक बड़ा कदम उठाया है और ग्रामीण महिलाओं को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 360 अरब डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हुआ है, जिससे सेवा आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और बिचौलिए कम हुए हैं।
यूपीआई मंच पर जिक्र करते हुए कहा कि भारत में रेहड़ी पटरी वालों ने लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक के इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी ने कहा संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देश यूपीआई मंच में शामिल हो रहे हैं और ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा जो भविष्य के नए भारत की मजबूत नींव रखेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम पद की उम्मीदवार को लेकर विपक्षीय गठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस पद के लिए बड़ा बयान दिया है, यानी विपक्ष के मुंबई में होने वाले महाजुटान से पहले अब बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। विपक्ष के गठबंधन में पीएम पद की कुर्सी के दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिसके पास ज्यादा सीट होंगी उस पार्टी का नेता ही पीएम बनेगा। ऐसे में विपक्ष के गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वो अगले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने कैसे मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है। हालांकि यह यक्ष प्रश्न को लेकर अब कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि 2024 में देश भर के तमाम छोटे बड़े दल एक साथ मिलकर एक मंच पर आकर चुनाव लड़ेंगे। जिस दल के पास सर्वाधिक बहुमत होगा इस विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया से प्रधानमंत्री पद का नेता चुना जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में कई और बड़े दल इंडिया के गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। अभी तक राजनीतिक दलों की ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मजबूत किया गया था, लेकिन अब इस गठबंधन में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी मंगलवार की शाम धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के संतों से मुलाकात भी की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि 2024 में जिस दल के पास होगी सर्वाधिक सीटें उस दल का नेता बनेगा पीएम। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, यह कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। भाजपा के लोग हमेशा झूठ बोलते रहे, जबकि उनकी सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में हमेशा कहा था कि आपसी बातचीत से ये कोर्ट के फैसले से मंदिर बनेगा, तो अंत में वही हुआ। ऐसे में हम पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। नूह में 28 अगस्त को फिर से जलाभिषेक यात्रा शुरू की जाएगी। बीएचपी आवेदन पर प्रशासन ने लिया ये फैसला। हिंदू परिषद ने नूह में हिंसा की वजह से अधूरी रह गई थी। जलाभिषेक यात्रा को 28 अगस्त से फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। संगठन के आवेदन पर प्रशासन ने फैसला दिया है। नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद विहिप हिंदू परिषद ने दोबारा से ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इसके लिए संगठन की ओर से जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विहिप को 28 अगस्त को यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नूह के एसपी ने इस बात की पुष्टि की कि यात्रा निकालने की अनुमति संबंधित आवेदन खारिज कर दिया गया है। बताते चले कि 13 अगस्त को पलवल के पोंडरी गांव में हिंदू संगठन ने बड़ी महापंचायत की थी। इसमें नूह के नल्हार मंदिर से विहिप की यात्रा बहाल करने का निर्णय लिया गया था। तय किया गया था कि यह 28 अगस्त से दोबारा शुरू की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन से अनुमति देने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का आदेश जताकर खारिज कर दिया गया। विहिप के स्थानीय नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें अनुमति नहीं दी जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी जोड़ा कि जलाभिषेक यात्रा के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। ये लोगों का मूल अधिकार है कि वे स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का पालन कर सके, लिहाजा हिंदू भी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले नूह में 31 जुलाई को विहिप की यात्रा पर समुदाय विशेष की भीड़ ने हमला कर दिया था। लोगों की गाड़ियों को आग लगाने के साथ उन पर पथराव और फायरिंग भी की गई। इस घटना में होमगार्ड के 2 जवान समेत 6 लोगों की जान चली गई थी। नूह में हिंसा के बाद गुरुग्राम में जवाबी हिंसा हुई, जिसमें एक मस्जिद के इमाम की हत्या कर दी गई थी। सिर्फ उन्हें ही वोट दिया जाए जो बिहार में शराब से बैन हटाएंगे। जीतनराम मांझी ने लोगों से अपील की।
जीतनराम मांझी ने कहा कि हर कोई जनता के लिए अधिकांश आईएएस आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर्स, बिल्डर्स, ठेकेदार, मंत्री और राजनीतिक नेता रात 10 बजे के बाद शराब का सेवन करते हैं, लेकिन उन्हें दंडित नहीं किया जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि वे केवल उन्हें ही वोट दें जो राज्य में शराब पर प्रतिबंध हटाएंगे। गया जिले के मंगरावा महादलित टोला गांव में लोगों को संबोधित करते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख ने कहा कि राज्य में पिछले 7 वर्षों से शराब पर प्रतिबंध है और इस कानून के कारण केवल गरीब लोगों को दंडित किया जा रहा है। मांझी ने कहा कि हर कोई जानता है कि अधिकांश आईएएस आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, बिल्डर, ठेकेदार, मंत्री और राजनीतिक नेता रात 10 बजे के बाद शराब का सेवन करते हैं, लेकिन उन्हें दंडित नहीं किया जाता। दूसरी ओर गरीब मजदूर जो दिन भर की मेहनत के बाद शराब पीते हैं, वो अपराधीन बन जाते हैं क्योंकि वे पुलिस और उत्पादन शुल्क विभाग के लिए आसान निशान बन जाते हैं। मांझी ने कहा कि पुलिस और उत्पादक शुल्क अधिकारियों ने मंगरावा महादलित टोलों में गरीब लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे केवल उसे ही वोट दे जो ताड़ी और शराब पर प्रतिबंध हटाएगा। उन्होंने कहा, शराबबंदी लागू होने के बाद से 5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3.5 लाख मजदूर या गरीब लोग हैं। गुजरात और झारखंड में भी शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन वहां ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। टिकट नहीं मिला तो हाथ जोड़कर जमीन पर लौट कर रोने लगे बीआरएस नेता, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें बीआरएस पार्टी के नेता टिकट नहीं मिलने पर हाथ जोड़कर रोते दिखाई दिए। वीडियो में वह हाथ जोड़कर जमीन पर लेटे हुए हैं और रो रहे हैं। साल 2023 के अंत में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 119 में से 115 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस दौरान कई ऐसे उम्मीदवार भी थे जिनको टिकट नहीं दिया गया। इनमें से एक उम्मीदवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें वह टिकट नहीं मिलने से दुखी और वह रो रहे हैं। दरअसल भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नेता थतिकोंडा राजैया को पार्टी से बड़ी उम्मीद थी कि इस साल उन्हें टिकट दिया जाएगा। वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्टेशन घनपुर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे थे। राजैया ने अपना नाम 115 लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट में खूब ढूंढा, लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में कहीं भी नहीं नजर आया। यह देखकर उनका दिल टूट गया, जिसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ एक मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को साष्टांग प्रणाम किया और रोने लगे। उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में देखा जा सकता है थतिकोंडा राजैया जमीन पर हाथ जोड़कर लेटे हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू गिर रहे। थतिकोंडा को रोते देख उनके समर्थक भी काफी इमोशनल हो गए। थोड़ी देर बाद उनके समर्थकों ने उन्हें उठाया और सहारा दिया, जिसके बाद वहां से जाने लगे। वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं। बता दें कि बीआरएस ने आगामी चुनाव में कुल 119 में से 95 से 105 सीटों जीतने का दावा किया है। अब देखने वाली बात ये है कि बीआरएस अपने नाराज नेताओं को कैसे संतुष्ट करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।